दोस्तों, आपकी पसंदीदा हॉरर फिल्म फिर से आ गई है। आज भी हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त डरावनी कहानी, एक बैले डांसर लड़की की कहानी। ये कहानी एक शानदार लग्जरी बंगले में घटित होती है। शाओमेई एक अमीर घर की लड़की है जिसे बैले डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन अब एक बेहद सोच समझकर बनाई गई किडनैपिंग प्लान शुरू होने वाला है। 6 अलग अलग पहचान वाले अपहरणकर्ता शाओमेई को अगवा करने वाले हैं ताकि $5 करोड़ की भारी भरकम फिरौती लेकर अपनी जिंदगी बदल सके। इन 6 लोगों में शामिल हैं एक पूर्व सैन्य डॉक्टर जोई, चश्मा पहनने वाला पूर्व पुलिस जासूस फ्रैंक, गुंडा किस्म का आदमी पीट, रिटायर्ड सैनिक और शार्प शूटर रिक्स, एक बदमाश ड्राइवर डीन और हैकर सैमी। बहुत जल्दी हैकर बंगले के सिस्टम में घुस जाता है और सिर्फ 12 साल की शाओमेई को सफलतापूर्वक किडनैप कर लेते हैं। घर का मालिक वापस आने से पहले ही वे लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसके बाद वे अपने बुजुर्ग मालिक के घर पहुंचते हैं ताकि उनका पीछा न किया जा सके। बूढ़ा आदमी उनसे उनके मोबाइल फोन जमा करवा लेता है और कहता है कि अब से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। साथ ही कोई भी एक दूसरे का असली नाम या जानकारी जानने की कोशिश नहीं करेगा ताकि कोई धोखा न दे सके। क्योंकि जोई एक डॉक्टर है, इसलिए अब से सिर्फ वही शाओमेई के संपर्क में रहेगी। इस तरह सभी लोग यहाँ शाओमेई की देखभाल करने लगते हैं जब तक सामने वाला फिरौती की रकम नहीं भेज देता। इसके बाद जोई शाओमेई के कमरे में जाती है। जोई को उस छोटी लड़की पर दया आती है क्योंकि वह खुद भी एक माँ है और उसका बच्चा भी लगभग शाओमेई की उम्र का ही है। इसलिए वह उसका आंखों पर बंधा कपड़ा खोलने के लिए मान जाती है, लेकिन खुद पहचान छुपाने के लिए जोई मास्क पहन लेती है। शाओमेई जोई से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। जोई कहती है कि तुम्हारा अपहरण हो चुका है और जब तक तुम्हारे पिता पैसे नहीं भेजते तुम्हें यहीं रहना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और तुम सुरक्षित रहोगी। इसके बाद शाओमेई और जोई आपस में वादा भी करते हैं, लेकिन शाओमेई कहती है कि उसके पिता उसकी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि उसके पिता बच्चों को पसंद नहीं करते और बहुत हिंसक स्वभाव के हैं। यह सुनकर जोई बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वह यह बात चश्मा वाले आदमी को बताती है और पूछती है कि क्या वह जानता है शाओमेई का पिता कौन है, लेकिन चश्मा वाला आदमी भी नहीं जानता। सच्चाई जानने के लिए वह भी कमरे में जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि शाओमेई की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है और उसका पूरा चेहरा शाओमेई देख चुकी है। वह घबराकर तुरंत बंदूक निकालता है और शाओमेई पर तान देता है और पूछता है कि क्या उसने उसका चेहरा देख लिया है। हालांकि शाओमेई कहती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन चश्मा वाला आदमी मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद वह पूछता है कि उसके पिता कौन है। डरी हुई शाओमेई अपने पिता का नाम बताती है, लाजार। यह नाम सुनते ही चश्मा वाला आदमी डर जाता है। नीचे आते ही चश्मे वाला आदमी अपना सामान समेटने लगता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। वह कहता है कि उसे अब वह पैसे भी नहीं चाहिए। बाकी लोग जानना चाहते हैं कि वह अचानक क्यों जा रहा है। तब चश्मे वाला आदमी शाओमेई के पिता के बारे में बताता है। वह कहता है कि शाओमेई का पिता एक बहुत बड़े माफिया गिरोह का सरगना है जो बेहद निर्दयी और खतरनाक है और अब उन्होंने उसकी बेटी को ही अगवा कर लिया है। यह बात सुनकर सभी को लगने लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। जोई सुझाव देती है कि सबको अभी तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। वैसे भी किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन चश्मे वाला आदमी जोई को ही दोष देने लगता है। वह कहता है कि उसी ने शाओमेई की आंखों की पट्टी खोली थी और उसने उसका चेहरा देख लिया है। तभी गुंडा पीट कहता है कि क्यों ना शाओमेई को ही मार दिया जाए, लेकिन जोई तुरंत इस बात का विरोध करती है क्योंकि उसकी नजर में शाओमेई सिर्फ एक मासूम बच्ची है। काफी बहस के बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि पहले पैसे बांटेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि वह रकम सच में बहुत बड़ी है। इसके बाद वे लोग घर के अंदर सुरक्षा का इंतजाम करने लगते हैं। शार्प शूटर बाहर की निगरानी करता है और बाकी लोग घर के अंदर गश्त लगाते हैं। वे लोग बूढ़े आदमी के पैसे लेकर आने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान ड्राइवर दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखता है जिसमें बनी लड़की का चेहरा शाओमेई से काफी मिलता जुलता होता है। यह देखकर ड्राइवर को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वह रसोई में जाता है ताकि फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकाल सके, लेकिन उसके पीछे का दरवाजा अपने आप अजीब तरीके से खुल जाता है। ड्राइवर जाकर दरवाजे को चेक करता है। तभी अचानक एक चूहा निकल आता है जिससे ड्राइवर डर जाता है। इसके बाद वह वापस रसोई में जाने लगता है। तभी पीछे से किसी के काटने जैसी आवाज आती है। आवाज सुनकर हैकर वहां पहुंचता है।
चारों तरफ फैला अंधेरा माहौल उसे बेचैन कर देता है। फिर हैकर रसोई में पहुंचता है और देखता है कि ड्राइवर कुर्सी पर बैठा है। वह जाकर कुर्सी को हल्का सा लात मारता है और अचानक ड्राइवर का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर हैकर डर के मारे चिल्ला उठता है। चीख सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। यह मंजर देखकर शार्प शूटर को एक पुरानी कहानी याद आती है। कभी लाजार के 3 खास आदमी पकड़े गए थे, लेकिन अगली सुबह उनकी लाशें टुकड़ों में बंटी हुई मिली थीं। दृश्य इतना भयानक था कि देखने लायक नहीं था, लेकिन उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और वह कमरा 23वीं मंजिल पर था। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वे लोग मरे कैसे। कहा जाता है कि यह सब लाजार के आदमी वॉल्डिज ने किया था। हैकर कहता है कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन चश्मे वाला आदमी कहता है कि उसने यह कहानी एक बार नहीं बल्कि कई बार सुनी है। तभी उन्हें कमरे में बंद शाओ मेई की याद आती है। अच्छी बात यह होती है कि वह बिल्कुल सुरक्षित होती है, शायद वॉल्डिज के डर की वजह से। शार्प शूटर वहां से निकल जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलता है उसे पता चलता है कि बाहर एक और लोहे का दरवाजा लगा हुआ है जो बंद है। उन्हें लगा कि वे लोहे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी लोहे का दरवाजा जरा भी नहीं हिला। तभी अचानक घर के अंदर कोई अजीब सा सिस्टम चालू हो जाता है। सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। तब उन्हें समझ आता है कि यह सब एक जाल था। शार्प शूटर ऊपर जाता है, लेकिन उसकी स्नाइपर राइफल भी गायब होती है। जोई शाओ मेई के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि क्या इस कमरे में कोई और आया था। शाओ मेई कहती है कि नहीं। झूठ न बोलने के लिए जोई उससे वादा करने को कहती है, लेकिन तभी शाओ मेई कहती है कि उसे चश्मे वाले आदमी से डर लग रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि वही वॉल्डिज है। उसी समय शार्प शूटर कमरे के दरवाजे पर आता है और जोई को बाहर बुलाता है। वह उसे अपनी बंदूक खोने की बात बताता है। यह सुनकर जोई को और भी यकीन हो जाता है कि चश्मे वाला आदमी ही वह हत्यारा है। शार्प शूटर भी जोई की बात से सहमत हो जाता है, इसलिए दोनों मिलकर चश्मे वाले आदमी को पकड़ने और उससे सच्चाई उगलवाने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ कदम चलते ही एक अजीब घटना होती है। जोई देखती है कि शार्प शूटर वहीं खड़ा है और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। वह उसे कई बार आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब वह उसके पास जाकर देखती है तो उसके चेहरे का आधा हिस्सा नोचा हुआ होता है। इसके बाद शार्प शूटर जमीन पर गिर जाता है। डरी हुई जोई तुरंत बंदूक उठा लेती है और हॉल में जाकर चश्मे वाले आदमी पर बंदूक तान देती है। वह उससे पूछती है कि उसने उन सबको फंसाने की साजिश क्यों रची, लेकिन साफ था कि चश्मे वाला आदमी कुछ भी नहीं जानता था। वह कहता है कि जोई को शाओ मेई ने बेवकूफ बनाया है ताकि वे आपस में ही एक दूसरे को मार दें। इसके बाद चश्मे वाला आदमी गुंडे पीठ को शाओ मेई को मारने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है जोई उसे रोक देती है। इसी बहस के दौरान शाओ मेई अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेती है। जैसे ही शाओ मेई गुंडे पर हमला करने जाती है, चश्मे वाला आदमी उसे गोली मार देता है और शाओ मेई जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक शाओ मेई फिर से उठ बैठती है। वह अपने सिर के घाव को हाथ से मिटा देती है। घाव पूरी तरह भर जाता है। इसके बाद शाओ मेई जोई की तरफ बढ़ने लगती है। जोई उस पर लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार वे उसे कमरे में बंद कर देते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक वैम्पायर का अपहरण कर लिया है। असल में शाओ मेई ही वॉल्डिज है। अब वे सोचने लगते हैं कि यहां से कैसे निकलें, लेकिन घर पूरी तरह बंद हो चुका होता है। इसलिए वे सब मिलकर शाओ मेई को मारने का फैसला करते हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक वैम्पायर आमतौर पर लहसुन और क्रॉस से डरते हैं। उन्हें धूप से भी डर लगता है और दिल में लकड़ी का खंजर घोंपने से उन्हें मारा जा सकता है। इसके बाद वे सब शाओ मेई के कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां शाओ मेई पहले से ही गायब होती है। वे लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें शाओ मेई दिखाई देती है। शाओ मेई ड्राइवर के साथ बैले डांस कर रही होती है। अचानक शाओ मेई तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है और एक झटके में हैकर को जमीन पर गिरा देती है। हैकर तुरंत लहसुन निकालता है, लेकिन शाओ मेई को लहसुन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है। काफी संघर्ष के बाद शाओ मेई गुंडे को जमीन पर गिरा देती है और उसके गले से क्रॉस खींचकर निकाल देती है। फिर उसी क्रॉस से वह बार बार उस पर हमला करती है। चश्मे वाला आदमी भी मदद करने आता है, लेकिन उसके हाथ की लकड़ी की कील शाओ मेई छीन लेती है और अगले ही पल वह लकड़ी उसकी टांग में घोंप देती है। इस तरह तीनों घायल हालत में नीचे लौट आते हैं। जोई चश्मे वाले आदमी की टांग से लकड़ी निकालती है
और उसका साधारण इलाज करके पट्टी बांध देती है। फिर वह उससे पूछती है कि शाओ मेई ने उन्हें मारा क्यों नहीं। चश्मे वाला आदमी कहता है कि शाओ मेई सिर्फ उनके साथ खेल रही है। इसके बाद जोई सबको अलग अलग होकर शाओ मेई को ढूंढने के लिए कहती है और कहती है कि जैसे ही कोई उसे देखे तुरंत उसे बता दे। फिर जोई कहती है कि वह उसे एक इंजेक्शन लगा देगी। उसी समय हैकर को एक नई अजीब चीज दिखाई देती है। अचानक वहां चमगादड़ों का झुंड आ जाता है। यह देखकर हैकर डरकर भागने लगता है और अचानक एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उस पूल के अंदर लाशें भरी होती हैं। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी दौरान गुंडे का हाथ घायल हो जाता है। खून की गंध सूंघकर शाओ मेई वहां पहुंच जाती है। यह देखकर गुंडा डर जाता है और बाकी लोगों को बताता है कि वैम्पायर उसका पीछा कर रही है। यह सुनकर जोई भी उसकी तरफ दौड़ती है। गुंडा शाओ मेई को सीढ़ियों के बीच वाले हिस्से में बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब सब सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल शाओ मेई दरवाजा तोड़ देती है और फिर से गुंडे का पीछा करने लगती है। उसी समय चश्मे वाला आदमी दरवाजा खोलता है और गलती से गुंडे को नीचे गिरा देता है। फिर शाओ मेई अपना निशाना चश्मे वाले आदमी पर लगा देती है और एक धक्का देकर उसे भी नीचे गिरा देती है। जैसे ही शाओ मेई उसे पकड़ने वाली होती है, जोई आगे बढ़कर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ मेई उसे दूर फेंक देती है। जोई इंजेक्शन तक पहुंच नहीं पाती और चश्मे वाला आदमी मदद के लिए चिल्लाता रहता है। तभी हैकर आगे बढ़कर शाओ मेई को पकड़ लेता है, लेकिन शाओ मेई उसके हाथ में काट लेती है। इसके बाद वह चश्मे वाले आदमी को हवा में उठा लेती है। तभी गुंडा झपटकर शाओ मेई पर टूट पड़ता है और उसे जोर से जमीन पर दबा देता है। जल्दी ही जोई इंजेक्शन उठा लेती है और एक ही बार में शाओ मेई को इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही सेकंड में शाओ मेई बेहोश हो जाती है। यह देखकर हैकर अपनी चोट को लेकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि वैम्पायर के काटने से इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद वे लोग शाओ मेई को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं और शाओ मेई बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। शाओ मेई जोई से उसे बाहर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इस बार जोई को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। जोई शाओ मेई से पूछती है कि इस घर से बाहर कैसे निकला जा सकता है, लेकिन शाओ मेई उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती। वह कहती है कि यह सब उसी का रचा हुआ जाल है ताकि वह उन्हें यहाँ फंसा सके। वह यह भी बताती है कि बूढ़ा आदमी उसका नौकर है। फिर वह उनसे खेलते हुए कहती है कि बाहर जाना संभव है, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी बाहर जा सकता है और वह वही होगा जो उसे आजाद करेगा। जिंदगी बचाने के लिए गुंडा डगमगा जाता है। वह बंदूक निकालकर जोई पर तान देता है, लेकिन चश्मे वाला आदमी समझदारी दिखाते हुए कहता है कि अगर उसे छोड़ भी दिया तो भी वे सब यहीं मरेंगे। फिर भी गुंडा एक बार कोशिश करना चाहता है। तभी जोई उसे गोली मार देती है ताकि उसे सबक मिल सके। इसके बाद चश्मे वाला आदमी वहीं रुककर शाओ मेई की निगरानी करता है। वह शाओ मेई से पूछता है कि बाहर कैसे निकला जाए और कहता है कि वह बता दे तो उसे छोड़ देगा। जैसे ही चश्मे वाला आदमी जाने लगता है, शाओ मेई उसे रोकती है। वह कहती है कि वह रास्ता बताएगी, लेकिन बदले में उसे छोड़ना होगा। चश्मे वाला आदमी तुरंत मान जाता है। शाओ मेई बताती है कि लाइब्रेरी में एक गुप्त रास्ता है। दाईं तरफ की किताबों की अलमारी में एक छुपा हुआ बटन है। वह एक किताब है जिसका नाम है कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जवाब मिलते ही चश्मे वाला आदमी वहां से निकल जाता है, लेकिन शाओ मेई का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। अब वह मासूम बनने का नाटक भी छोड़ देती है और एक ही झटके में लोहे का दरवाजा तोड़ देती है और छलांग लगाकर चश्मे वाले आदमी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही शाओ मेई उसे काटने वाली होती है, जोई लकड़ी की खिड़की तोड़ देती है। धूप सीधे शाओ मेई के हाथ पर पड़ती है और उसका हाथ तुरंत पिघलने लगता है। यह देखकर शाओ मेई पीछे हट जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ धीरे धीरे फिर से ठीक हो जाता है। यह सब देखकर जोई तुरंत चश्मे वाले आदमी को साथ लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाती है। चश्मे वाला आदमी लाइब्रेरी पहुंचकर किताबों की अलमारी देखने लगता है। उसे जल्दी ही वह किताब मिल जाती है, लेकिन वहां कोई भी गुप्त बटन नहीं होता। तब उसे समझ आता है कि शाओ मेई ने उसे धोखा दिया था। तभी हैकर कहता है कि अगर वे बिजली के स्रोत को ढूंढकर शॉर्ट सर्किट कर दें तो शायद बाहर निकल सकें। इसके बाद वे दो लोगों की टीम बनाकर खोज शुरू करते हैं। हैकर और गुंडा एक टीम बनते हैं। उसी समय शाओ मेई संगीत बंद कर देती है और इसी दौरान हैकर के काटने का घाव भी ठीक हो जाता है। अचानक हैकर ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह शाओ मेई के नियंत्रण में हो। आगे चल रहा गुंडा कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, द हैकर गायब होता है।
अगले ही पल हैकर उस पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा नोच लेता है। बहुत जल्दी गुंडा भी मारा जाता है। शोर सुनकर जोई और चश्मे वाला आदमी वहां पहुंचते हैं। वहां उन्हें गुंडे की लाश दिखाई देती है और उन्हें हैकर के व्यवहार में भी कुछ अजीब लगता है। लेकिन हैकर देखता है कि दोनों उसके जाल में नहीं फंस रहे हैं। तब हैकर अपना असली रूप दिखा देता है और जोई और चश्मे वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है। आखिरकार दोनों फिर से लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वे जल्दी से धूप वाली जगह पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हैकर फिर आगे बढ़ता है, जोई एक प्लेट उठाकर धूप की रोशनी उसकी तरफ मोड़ देती है। धूप पड़ते ही हैकर तुरंत मांस के ढेर में बदल जाता है। दोनों अभी संभल भी नहीं पाते, तभी किताबों की अलमारी के पास एक दरवाजा खुल जाता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे दरवाजे के पीछे क्या है ये देखने जाते हैं। अंदर और गहराई में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। अंदर से टीवी की आवाज भी आ रही होती है। दोनों तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। अंदर पूरे घर का कंट्रोल रूम होता है और बूढ़ा आदमी भी वहीं मौजूद होता है। असल में बूढ़े आदमी को 2 साल पहले ही शाओ मेई ने वैम्पायर बना दिया था। बूढ़ा आदमी उन्हें यहाँ इसीलिए लाया था ताकि शाओ मेई के पिता के दुश्मनों को खत्म किया जा सके। अब बूढ़ा आदमी चश्मे वाले आदमी को 2 विकल्प देता है, या तो वह यहीं मर जाए या फिर जोई को मार दे। दूसरा विकल्प चुनने पर उसे वह सब मिलेगा जो वह चाहता है, लेकिन जोई को मारने से पहले उसे वैम्पायर बनना होगा। चश्मे वाला आदमी वैम्पायर बनना नहीं चाहता, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि यह एक नई तरह की विकसित अवस्था है जिसमें अपनी सोच और समझ होती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसे काट लेता है और उसे अपना खून भी पिला देता है। तुरंत ही चश्मे वाले आदमी के शरीर में बदलाव होने लगता है। वह लगभग 20 सेकंड तक खून उगलता रहता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसे जोई को मारने के लिए कहता है। चश्मे वाला आदमी खड़ा होता है और अचानक लकड़ी की कील से बूढ़े आदमी के दिल में वार कर देता है। अगले ही पल बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है। अब जोई उसका अगला निशाना होती है। उसी समय शाओ मेई भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। उसे नहीं पता होता कि चश्मे वाला आदमी भी अब वैम्पायर बन चुका है। वह कहती है कि अब खेल खत्म किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, चश्मे वाला आदमी उसकी गर्दन पकड़कर काट लेता है। जब दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तभी जोई मौका देखकर कमरे का सिस्टम चालू कर देती है और वहां से भाग जाती है। शायद उसे लगता है कि आज वह यहीं मर जाएगी। वह अपने बेटे को फोन करती है और कहती है कि माँ तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। उधर शाओ मेई को चश्मे वाला आदमी जमीन पर गिरा देता है, लेकिन कुछ ही देर में वह जोई के पीछे पहुंच जाता है। वह जोई के साथ खेलता है और उसे वैम्पायर बनाना चाहता है ताकि वह अपने ही बच्चे को अपने हाथों से मार दे। इसके बाद वह जोई को नीचे फेंक देता है, लेकिन उसी समय शाओ मेई उसे पकड़ लेती है। वह कहती है कि वह अकेले चश्मे वाले आदमी को नहीं हरा सकती, इसलिए उन्हें मिलकर लड़ना होगा। वह वादा करती है कि अगर वे जीत गए तो वह जोई को जाने देगी। जोई के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह मान जाती है। शुरुआत में जोई और शाओ मेई दोनों मिलकर बढ़त बना लेते हैं, लेकिन तभी जोई को चश्मे वाला आदमी दीवार से कील देता है और शाओ मेई को भी वह गर्दन से पकड़कर काट लेता है। उसी समय शाओ मेई फिर से उंगली मिलाने वाला इशारा करती है। कुछ देर बाद शाओ मेई जमीन पर गिर जाती है। फिर चश्मे वाला आदमी जोई को लकड़ी की कील से बाहर खींच लेता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। इसके बाद वह जोई से कहता है कि वह लकड़ी की कील से शाओ मेई को मार दे, लेकिन जोई कील सीधा चश्मे वाले आदमी की तरफ तान देती है। तभी चश्मे वाला आदमी एक थप्पड़ मारकर उसे दूर गिरा देता है। उसी समय शाओ मेई मौका देखकर चश्मे वाले आदमी की गर्दन पकड़कर काट लेती है। जोई लकड़ी की कील से उसे जमीन पर दबा देती है और शाओ मेई जमीन से लकड़ी उठाकर उनकी तरफ दौड़ती है। दोनों मिलकर पूरी ताकत से वार करते हैं और लकड़ी की कील चश्मे वाले आदमी के दिल में धंस जाती है। अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। आखिर में शाओ मेई जोई को जाने देती है। वह चाहती भी है कि जोई जल्दी से अपने बेटे के पास लौट जाए। उसी समय शाओ मेई का पिता वहां पहुंच जाता है। वह पहले जोई को मारना चाहता है, लेकिन शाओ मेई उसे रोक देती है। शाओ मेई की बार बार विनती करने पर उसका पिता भी जोई को छोड़ देता है। आखिर में जोई उस घर से बाहर निकल जाती है और कार चलाकर वहां से दूर चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।